तो मैं अब आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब कुछ क्या होता है। जैसे देखिए, आप जिस गांव में अभी हो, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा छोटा सा गांव है जहाँ पर लोग पहले अंडों को चुरा कर खाया करते थे। मतलब समुद्र का कछुआ नवंबर से मार्च इस दौरान अंडे देने के लिए आता है। तो यहाँ के लोगों को ये पता था कि फीमेल ऐसे बाहर निकलती है, रेत में गड्ढा करती है और वो अंडे हम लोगों को चुरा लेते हैं। ये काफ़ी लोगों को पता था, और ये सिर्फ एक गांव के लिए नहीं था, ये पूरे कोस्टल एरिया के लिए था। कि जहाँ तक हमारे 5 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, जब हमने इस काम की शुरुआत की तो पता चला कि हर एक गाँव में यही सिचुएशन है। गाँव के लोगों को पता है कि फीमेल अंडे देने आती है, वो अंडे हम लोगों को चुराने हैं और हम लोगों को खाने हैं। जब हम लोगों ने लोगों के साथ बात करना शुरू किया तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि जहाँ पर लोगों की गलती समझ में आई, और यही वजह है कि ये कंजर्वेशन करते हैं। एक जनरेशन ने गलत काम किया, दूसरी जनरेशन अब सही काम कर रही है। जब शुरुआत के दिनों में लोगों के साथ बात की तो उसमें से कुछ लोगों ने ये बताया कि हम लोगों को हमारे दादा परदादा ने ये बताया कि ये फीमेल यहाँ पर अंडे देने क्यों आती है, अगर पूरी ज़िंदगी ये पानी में गुजारती है तो रेत पर वो अंडे क्यों देती है, ताकि इंसान उसे खाए। ये गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी लोगों तक शेयर की गई थी ट्रेडिशनल नॉलेज की तरफ। तो अब उनके साथ हम लोगों ने बात की और पहले एक नेस्ट हम लोगों के हाथ में लिया कि एक नेस्ट आप हमें दे दो, उसमें क्या होता है ये हम देख लेंगे और उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। तो पहला नेस्ट लिया, उसमें से फिर 45-55 दिन बाद बच्चे बाहर निकलते हैं। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 45 to 55 डेज। अगर ठंड है तो 60 से 62 डेज लिए इंक्यूबेट हो जाते हैं। तो 45 दिन बाद उसमें से बच्चे जब बाहर निकले तो वो पहला सीन था जब काफ़ी सारे लोग बीच पर जा रहे थे और वहाँ पर छोटे बच्चे पैदा होते हुए उन्होंने देखा था, यानी वो सरफेस पर आ रहे थे और उसको पानी की तरफ छोड़ा। तो वो लोग, जिन लोगों को ये पता नहीं था कि इसमें से कुछ बच्चे बाहर निकलते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट हो गया कि अब हमें ये पता नहीं था कि इस अंडे से बच्चा निकलता है और हम गलत फहमी में थे, हमारी गलत फहमी हम सही करते हैं, अब इसके आगे हम अंडे नहीं चुराएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे कि जो लोग अंडे चुराते थे और अपने घर पे लाकर खुद खाते थे, या फिर तभी दिवाली के पहले दिन यहाँ पर बैलों की टक्कर लगाई जाती, जिसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मराठी में ज़ोंबी कहते हैं। अब इंग्लिश में ज़ोंबी मतलब कुछ दूसरा दिखाया जा रहा है, राइट, लेकिन मराठी में ज़ोंबी यानी बैलों की टक्कर। तो ऐसे वक्त पे मेरा बैल इस कंपटीशन में जीतना चाहिए, इसके लिए वो अगर हेल्दी हो तो ही जीत सकता है। इन अंडों में सबसे ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं और तब ये अंडे बाकी बचे हुए उन बैलों को खिलाए जाते थे। फिर भी ये अंडे बाकी बचते थे, आसपास के गांव में जाकर वो बेचे जाते थे। 100 अंडे करीब 50 रुपये या 25 पैसे का एक अंडा, इस हिसाब से वो बेचे जाते थे। अब हम लोगों ने पहले उन लोगों को तो बाजू में कर दिया कि जिन लोगों को पता नहीं था कि अंडों में से कुछ निकलता है। जब बच्चा देखा तो उनका माइंड डाइवर्ट हो गया। अब बचे थे वो लोग जो बैलों को खिलाते हैं और या तो फिर बेचते हैं। तो अंडे लाना जब आधे लोगों ने बंद कर दिया तो बैलों को खिलाना भी बंद हो गया। अब पैसे के मामले में कुछ बात करनी थी कि लोग बेचकर पैसा कमा रहे थे, लोगों के लिए वो एक इनकम सोर्स था। तो तभी एक बात याद आई या समझ में आ गई कि अगर यहाँ पर रहने वाले लोगों में बिल्कुल जानकारी नहीं है कि यहाँ पर ये फीमेल या मादा आती है, अंडे देती है, इसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं, उसके बारे में अगर जानकारी ना हो तो शहर में रहने वाले लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो क्यों ना वहाँ के लोगों को यहाँ पर बुलाए, वो लोग यहाँ पर रहेंगे, खाना खाएंगे, यहाँ के लोग उन्हें खाना खिलाएंगे, रहने के लिए अपने मकानों में जगह देंगे और उसके बदले में बाहर से आए हुए लोग उन्हें पैसा देंगे। अब ये पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अब उन्हें पैसा इस तरीके से मिलने लगा। और इसीलिए 2006 में पहला टर्टल फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। जिन लोगों ने सह्याद्री निसर्ग मित्र एक NGO है चिपळूण बेस्ड, उन्होंने इस काम की जब शुरुआत की थी तो उस काम के लिए जिन लोगों ने डोनेशन दिया, ऐसे 125 लोगों को तब बुलाया गया कि आप लोगों ने इस अच्छे काम के लिए पैसे दिए थे, तो उन लोगों को बुलाया गया। लेकिन बुलाने से पहले ये बताया गया था कि वेरास एक ऐसा गाँव है जहाँ के लोगों को यहाँ पर कभी टूरिज्म होगा ये उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा। तो लोगों को बुलाने से पहले ये बताया गया कि यहाँ पर आपको हो सकता है लोगों के आंगन में सोने के लिए जगह मिलेगी, आपको घर के अंदर सोने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का माइंडसेट ये है कि यहाँ पर कभी भी टूरिज्म नहीं हो सकता। 2006 में 6 घर के मकान मालिक तैयार हुए कि हम लोगों को एकोमोडेट करेंगे और फूड फैसिलिटी देंगे। लेकिन 125 लोग 6 घरों में रहना थोड़ा मुश्किल था, उससे जो लोग घर में रहे वो घर में, कुछ लोग आंगन में रहे। लेकिन उनका माइंडसेट तैयार किया था कि आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल सकती। और ये वो लोग थे जो लोग ऑलरेडी नेचर लवर या फिर कंजर्वेशन एक्टिविटी में कहीं ना कहीं तो काम करते हैं। तो पहला फेस्टिवल किया। अब बात की कि उन्होंने वो हैचलिंग देखे, उन्होंने कहा कि अब इसके आगे हम जाकर दोस्तों को या लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक दिन का फेस्टिवल था, खत्म हो गया। अब हमने कहा अगले साल वापस ये होगा। तो 2007 में 3 दिन का किया। वापस लोगों का ये क्वेश्चन था, लोगों को हम रिलेटिव्स को बताएंगे, फ्रेंड सर्कल में बात की जाएगी, अब क्या होगा। 3 दिन तो खत्म हो गया, इसके बाद क्या। उसके बाद हम लोगों ने 7 दिन का फेस्टिवल किया।
ऐसे करते करते आज जब पहला नेस्ट ओपन होता है वहाँ से आखिरी नेस्ट तक हम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। यानी 2006 की बात करें तो 125 लोग इस फेस्टिवल में आने वाले। आज 2.5 या 3 महीने अगर फेस्टिवल चला तो 5 से 6 हज़ार लोग इस दौरान इस गांव में आकर चले जाते हैं। ये पहला गांव ऐसा था जब इसको दुनिया के नक्शे पर किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में मंडनगढ़ तालुके में एक ऐसा कोस्टल विलेज है जहाँ पर पोस्ट है और यहाँ पर ये ऐसा काम होता है। हम लोग मजाक में हमेशा कहते हैं कि जैसे लास वेगास है वैसे ये लॉस्ट वेगास था। यहाँ पर ना तो मोबाइल नेटवर्क था ना तो फ़ोन था, तो लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कोई एक गाँव यहाँ पर है। अब ये कंजर्वेशन एक्टिविटी क्यों होती है? पहले तो ये सारी चीज़ें थी कि लोग चुराते थे, बेचते थे या फिर बैलों को खिलाते थे। अब समझिए हमने इंसान को वहाँ से बाहर निकाल दिया। जो भी नेस्टिंग पीरियड है उस नेस्टिंग पीरियड के दौरान फीमेल बाहर निकलती है, रेत में अगर गड्ढा करने की कोशिश करती है तो ऐसे वक्त पर उसके प्रेडिटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब आप कहोगे कि बीच पर तो इस बार हम ही थे, इस बीच पर कोई नहीं होता, लेकिन हम इसी वजह से 7 बजे से सुबह 7 बजे तक यानी शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर के लोगों को वहाँ पर अलाउड नहीं करते। और यही एक वजह है हम लोगों ने अभी तक उस बीच पर गाड़ियों को अलाउड नहीं किया। ये बीच हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस टर्टल नेस्टिंग साइट की, क्योंकि हर एक का घर होता है, वो उनका घर है, वहाँ पर उनकी पैदाइश या उनकी जनरेशन तैयार होती है। तो वहाँ पर प्रेडिटर कौन कौन है? एक तो गाँव में घूमने वाले कुत्ते, दूसरे जैकल्स, तीसरा हाइना, और फिलहाल 2 साल से हम देख रहे हैं, मतलब लॉकडाउन हो गया और हमने काफ़ी बार सुना है कि जंगल के काफ़ी सारे जानवर शहरों में घूमने लगे हैं, रोड पर मिले हैं। अब इस बीच पर रात के वक्त लेपर्ड घूमता है। ये लेपर्ड आता है वाइल्ड बोर या फिर हेयर के पीछे, यानी खरगोश की एक बड़ी स्पीशीज होती है उसके पीछे आता है, लेकिन उसके पैरों के निशान हमें वहाँ पर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बार या तो फीमेल पर अटैक कर सकते हैं या फिर उसके अंडे खा सकते हैं। अब अगर इंसान को बाहर निकाल दिया तो ये सारे जानवर वहाँ पर मौजूद होते हैं जो इन अंडों को हार्म पहुँचा सकते हैं या खा सकते हैं। तो समझिए अगर फीमेल बाहर निकली, उसने अंडे दिए और अंडे देकर वो निकल गई, तो स्मेल से ये पहचान लेते हैं कि उसने अंडे कहाँ पर दिए। वो ऊपर की रेत निकाल देते हैं, जहाँ तक उनका मुंह पहुँचेगा वहाँ तक वो अंडे खाते हैं। बाकी अंडे वैसे ही रहते हैं, वो वापस प्रेडिटर्स जो है वो वापस फीमेल की तरह रेत से उसको कवर नहीं करती। तो नतीजे में वहाँ पर उस नेस्ट में टेम्परेचर क्रिएट नहीं होता, उसमें से एक भी बच्चा बाहर नहीं होता। अब समझिए इंसान को बाहर निकाल दिया, प्रेडिटर्स को बाहर निकाल दिया, बच्चे अगर हैच हो गए, एक नेस्ट ऐसा रहा जो इंसान से बच गया, प्रेडिटर से बच गया। अब 45-55 डेज में उसमें से बच्चे बाहर निकले। जब वो वहाँ से पानी तक की दूरी तय करेंगे, ऐसे वक्त पर वहाँ के रात के वक्त घूमने वाले क्रैब्स, जिसे घोस्ट क्रैब कहा जाता है, ये उसे खा लेते हैं। अगर सुबह के वक्त निकले और सुबह ये ट्रैवल करेंगे तो घोस्ट क्रैब के साथ हवा में उड़ने वाले पंछी नहीं खाते। जैसे जैसे बच्चे पानी के अंदर चले जाएंगे, बड़ी मछलियाँ इन्हें खाती। आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े होते जाते हैं। फिशरमैन के नेट में अटकना, फिशरमैन के बोट से टकराकर इनके शेल ब्रेक होना, फिशरमैन के जो बोट्स होते हैं उनके फैन ब्लेड्स होते हैं इंजन के, उसकी वजह से इनके फ्लिपर कट होना। पिछले 10-15 साल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है कि बहुत सारे शिप में ऑयल लीकेज होता है। वो ऑयल जब पानी पर फ्लोट करता है, हालांकि ये टर्टल्स पानी में तैरते तो हैं लेकिन ये सांस लेते हैं हवा से, तो ये जब अपना सर पानी से बाहर निकालते हैं हवा में ब्रीथ करने के लिए, ऐसे वक्त जो ऑयल ऊपर फ्लोट होता है वो उनके नाक में चला जाता है, सफोकेशन की वजह से ये मर जाते हैं। और एक चीज़ आपने सबने सुना होगा कि पिछले कुछ सालों से हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया जा रहा है कि से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। प्लास्टिक की जो कैरी बैग्स है वाइट कलर की या ट्रांसपेरेंट, जब पानी में ये फ्लोट करती है तो ये जेलीफिश की तरह दिखती है, और जेलीफिश समुद्र के कछुए का फेवरेट फूड होता है। और जैसे हमको पता होगा कि हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा है कि जो किसान होता है उसका दोस्त सांप माना जाता है, क्योंकि वो सांप खेत में रहने वाले दूसरे जीव जानवर चूहों को या मेंढक को खाता है, जिसकी वजह से उसकी फसल अच्छी होती है। उसी तरीके से जेलीफिश जिस एरिया में मिलते हैं वहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो सकती। जेलीफिश के नंबर्स कंट्रोल करने का काम ये टर्टल करते हैं, इसीलिए उसे फिशरमैन का दोस्त माना जाता है और विष्णु का अवतार मानते हैं। इसीलिए भी नेट में अटकने के बाद उसे छोड़कर वो लोग उसे नमस्कार करके छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती है, तो जब आपने देखा कि आज एक भी बच्चा नहीं निकला, ऐसे 1000 बच्चे जब पानी में जाते हैं उसमें से सिर्फ एक बड़ा होता है। ये इतनी सारी वजह या इतनी सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद 999 मर जाते हैं और एक बड़ा होता है। अब ऐसा है कि हम ये कंजर्वेशन एक्टिविटी कर रहे हैं। कंजर्वेशन एक्टिविटी करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ देखी गई थी जिसके बारे में हमेशा हमें सवाल पूछा जाता है कि आप वहाँ से जब अंडे उठाकर हैचरी में रखते हो या उस फेंसिंग में रखते हो तो वहाँ पर मौजूद बाकी सारे जानवरों का आप खाना कम कर रहे हैं। तो खाना अगर उनका वो चीज़ होती तो उनके नंबर्स कम हो जाते। जैसे यहाँ पर जैकल्स, हाइना या फिर वाइल्ड बोर,
इनका पहले काउंट किया गया कि कितने नंबर्स यहाँ पर हैं। अगर उनके नंबर कम हो जाते या वो ख़त्म हो जाते तो इसका मतलब था कि हमने उनका खाना कम कर दिया। लेकिन पहले यहाँ पर एक पेयर थी जैकल की, आज हमारे पास 3 पेयर जैकल के हैं। एक हाइना था, आज हमारे पास 2 हाइना है। जो वाइल्ड बोर है उनका तो काउंट हम कर ही नहीं सकते क्योंकि इतने नंबर्स में वो वहाँ पर आते हैं। इसका मतलब मराठी में कहा जाता है की पंचपक्वानांनी भरलेलं ताट असेल त्यातला एक जरी आपण आइटम बाजूला काढला, मतलब प्लेट अगर पूरी भरी हुई है उसमें से एक सब्जी बाहर निकाल दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम उसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें बीच पर रेत में अवेलेबल होती है। जो इन बाकी प्रेडिटर्स का खाना है उसमें से अंडे अगर निकाल लिए तो उन प्रेडिटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसी वजह से ये कंजर्वेशन एक्टिविटी की जाती है। अब आप देखोगे कल जब हैचलिंग बाहर निकलेंगे तो वहाँ से 2 बंदे उन्हें बास्केट में लेंगे और पानी के पास जाकर उसे 50 से 100 मीटर की दूरी पर नीचे रखा जाएगा। ये इसी वजह से किया जाता है क्योंकि काफ़ी बार लोगों को ऐसे लगता है कि ये समुद्र का कचरा समुद्र में रहता है, रेत में आकर अंडे देता है, तो आप उसे उठाकर एकदम से पानी में क्यों नहीं छोड़ते। तो एक बात पहले आपको बताऊं कि आपने आज देखा बास्केट उठाया उसमें से कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ बास्केट के नीचे डिप्रेशन था। अंडे फोड़कर जब ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो अंडों को बाजू में करना और फिर ऊपर की ड्राई सैंड नीचे जाना, इसलिए वो डिप्रेशन मिलता है। ऐसे अंडे को फोड़कर सरफेस पर आने के लिए इस बच्चे को 2 से 3 दिन लगते हैं। यानी ये जो बच्चा कल ऊपर आएगा ये कल के कल पैदा हुआ बच्चा नहीं होता, ये 1-2 दिन पहले अंडे से बाहर निकला हुआ है। ये अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वहाँ पर डिप्रेशन है। जैसे ही ये सरफेस पर आएगा वहाँ पर काम करने वाले बंदे अभी भी वहाँ पर चेक करेंगे, हर 2 घंटे बाद चेक किया जाता है। जो बच्चा ऊपर आएगा उसे इमीडिएटली पानी के पास रखा जाता है। अब उसे एकदम से पानी में क्यों नहीं छोड़ते, ये बात तो बहुत ज़रूरी है। मैं बच्चों से ज़्यादातर पूछूँगा कि आप लोग छोटे हो, आप मुझे बताओ यहाँ पर ये सब देखने के बाद आप कहाँ पर जाओगे। ये सब देख लिया आपने, आप इस गांव से निकल गए, फिर आप कहाँ जाओगे, घर पे जाएंगे, करेक्ट। तो आपको अपना घर पता है, राइट। लेकिन आपको हॉस्पिटल से आपके मम्मी डैडी घर पर लेकर गए, आपको थोड़ा बड़ा किया, उसके बाद आपको सिखाया गया कि ये आपका पूरा नाम है, ये आपका एड्रेस है, ये गली है, ये दुकान से राइट में मुड़ना है, लेफ्ट में जाना है, तो आपको पता चल गया कि मेरा ये घर है। लेकिन इसके लिए हमें 5 से 6 साल लगते। लेकिन ये जो 2 या 3 दिन पैदा हुए बच्चे हैं, इन्हें जब यहाँ पर रेत में रखा जाएगा तो ये रेत से पानी तक की दूरी जब तय करते हैं तो यहाँ की जियोमैग्नेटिक फील्ड, इन शॉर्ट यहाँ के जीपीएस लोकेशंस उसके मेमोरी में इम्प्रिंट होते हैं। इसमें से जो भी फीमेल होगी वो 15 से 20 साल बाद मैच्योर होती है अंडे देने के लिए, वो वापस इसी बीच पर अंडे देने के लिए, और इसलिए उसे रेत में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अभी आप सोचो कि इंसान बहुत होशियार है ऐसे माना जाता है, लेकिन अगर हमें हॉस्पिटल से घर लेकर नहीं जाते मम्मी डैडी तो हमें शायद अपने घर का पता कभी पता नहीं होता। इनके मम्मी डैडी इनको कभी लेने नहीं आते, इनको कभी बताया नहीं जाता एड्रेस कौन सा है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ पर राइट जाना है। ये अपने खुद से चल कर जाते हैं, रेंग कर जाते हैं पानी में। 15 से 20 साल तक ये याद रखते हैं कि मैं कौन से सीशोर पर पैदा हुआ था। 15-20 साल बाद उसमें से फीमेल आएगी और अगले अपने जनरेशन के लिए यहाँ पर नेस्ट करके उन्हें यहाँ पर पैदा करके चली जाएगी, और इसी वजह से उन्हें रेत में चलाना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि लोग आते हैं, बास्केट उठाई जाती है, उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन जैसे मैंने कहा ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। अगर हम कंजर्वेशन करते हैं तो लोगों के लिए हैचलिंग को रखना ये हमारी गलती होती है। अगर 3-4 बजे हैचलिंग निकला है, अगर उसे 6 बजे तक रखेंगे तो उसकी एनर्जी हम वहाँ पर वेस्ट करते हैं। ये बच्चा 2 दिन पहले ज़मीन पर आने की कोशिश में रेत से ऊपर आता है, वहाँ पर इसकी काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट होती है। यहाँ से अब 2-3 दिन वो पानी में ट्रैवल करेगा तो कम से कम 7 से 8 दिन जिंदा रहे, इतना योग उसके पेट में होता है, और इसी वजह से उसे हम ज़मीन पर रोक नहीं सकते। 4-5 बजे अगर बच्चा बाहर निकला है, उसे पानी में छोड़ा जाता है, पानी के पास रखा जाता है, वो पानी में चला जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि दिन के वक्त हैचलिंग लोगों को देखने नहीं मिलती। जैसे हम धूप के वक्त पे घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते कि धूप है, या तो हमारा रंग काला हो जाएगा या तो फिर हमें पसीना आएगा, इसी वजह से हम घर पे बैठना पसंद करते हैं। उसी तरीके से रेत ज़्यादा गर्म होती है, ऐसे वक्त पे इनकी एक्टिविटी स्लो हो जाती है। रात के वक्त जैसे जैसे रेत ठंडी होगी ये एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे हाई टाइड आएगी, हाई टाइड के दौरान ये ज़्यादा ऊपर आने की कोशिश करेंगे, और तब मैक्सिमम टाइम अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा हैचलिंग्स मिलता है। और इसी वजह से हम लोगों को कहते हैं कि नेचर के साथ काम करना, यानी आपके अंदर कितने पेशेंस है ये देखना। अगर आप नेचर के साथ काम करते हो तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप में से जो भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होगा उसे भी पता होगा कि एक बर्ड की कोई फ़ोटो खींचनी है तो उसके लिए उन्हें कुछ दिन नहीं कुछ महीने गुजारने पड़ते हैं, तभी उन्हें चाहिए वैसा एक शॉट मिलता है। तो कुदरत आपको सबसे पहले एक चीज़ सिखाता है कि आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। पेशेंस को अगर बढ़ाने हैं तो नेचर के लिए काम करना शुरू करें।